अस्सलाम वालेकुम माय डियर पार्टनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं खुर्रम कमाल पाक ड्रॉपशिपिंग.com की तरफ से आपको वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो आप लोग बार-बार जो एक सवाल करते हैं कि हमें बताइए कि टॉप विनिंग प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं और प्रोडक्ट हंट कैसे किया जाता है। देखिए बेसिकली पहले भी ये कई दफ़ा सवाल हुए हमें कि आपकी फास्ट रनिंग, फास्ट सेलिंग, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आप बताइए। तो आएँ-बाएँ शाये करके हम लोग घुमा देते थे। बट आपको आज मैं वजह बताऊँ कि हम ये कभी भी नहीं बताते कि हमारी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं। वजह क्या है कि देखिए आप जो है एक मेहनत करते हैं, एक रिसर्च करते हैं, अपने एनालिसिस करते हैं और अपना बजट डालते हैं और कोई कैंपेन्स और एड रन करते हैं। उसके बाद जब आपको जो रिज़ल्ट मिलता है, किसी-किसी में सक्सेस होता है, किसी-किसी में आपका बजट लॉस में भी चला जाता है। तो जब आपको रिज़ल्ट आता है तो हमें आप वो ऑर्डर्स फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि ये फास्ट मूविंग और ट्रेंडी प्रोडक्ट है। तो ये हमारा काम है कि हम आपकी और हमारे दरमियान पॉलिसी टर्म्स को मेंटेन रखें, ना कि वो आपकी इतनी मेहनत और आपकी इतनी काविशों के बाद जो वो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह वो चलने लगी, तो वो अगर हमसे कोई नेक्स्ट पूछता है, तो हम उनको बता दें कि भई ये वाली फास्ट रनिंग प्रोडक्ट है और आप इस पे शुरू हो जाएँ। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, वो प्रोडक्ट हंट करते हैं और वो आपकी ट्रेंडी प्रोडक्ट या आपकी वो फास्ट मूविंग, फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट बन जाती है, तो बेफ़िक्र रहिए, हमारी तरफ से हम कभी भी किसी को नहीं बताते। लिहाज़ा हम आपको तरीका गाइड कर देंगे, ताकि आप उस तरीके के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट हंट करें, अपने उसको चलाइए मेहनत करके, रिसर्च करके, एनालिसिस करके और फिर उसके ऊपर आप अर्न कीजिए। तो आज मैं जो आपको गाइड करूँगा वो है 10 पॉइंट्स टू डू और 10 पॉइंट्स ऐसे हैं नॉट टू डू। बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो आप अगर अपनी एड्स रन कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर या कहीं पर भी, तो उसके लिए सबसे पहले आप प्रोडक्ट को चुनते हैं कि कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये मेहनत की जाए, एड रन की जाए, अपना बजट लगाया जाए, ताकि उसका रिज़ल्ट आपको मिले। अब हमारे पास आपको पता है कि मोर देन 3000 प्रोडक्ट्स हैं। तो उसमें से थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाता है, लेकिन आपके पास चॉइसेस, वैरायटी और नीश इतनी बड़ी है कि किसी भी कैटेगरी का, किसी भी नीश से रिलेटेड आपका कोई बिज़नेस हो, तो उसमें से इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ आपको ज़रूर उसमें हमारे पास से वो प्रोडक्ट अवेलेबल मिल जाती है। और ख़ैर अगरचे कि आपको किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है और वो हमारे पास लिस्टेड ना भी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे राब्ता कीजिए, पिक्चर शेयर कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपको प्राइस बताएँगे। आप ओके करेंगे तो उसको हम पहले लिस्ट करा दें, क्योंकि डेली की बेसिस पे हमने थोड़ी-सी वैरायटी रखी हुई है जो अपलोड होती है। एक साथ हम नहीं अपलोड कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट्स रेंज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली फिर हमारे को बैक एंड पे उनको मैनेज भी करना होता है ना। तो उसकी इन्वेंटरी को अपडेट रखना, उसको स्टॉक करके रखना, उसको होल्ड करना और उसका सारे सिनेरियो जो हम लोग की वेयरहाउसिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो उस लिहाज से हम जितना मेंटेन कर सकते हैं उस लिहाज से हम लोग थोड़ा-थोड़ा प्रोडक्ट्स रोज़ाना की बुनियाद पे ऐड करते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट्स टॉप विनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो क्राइटेरिया है, उसमें सबसे नंबर 1 ये चीज़ है कि देखिए कोई भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करें तो उसमें एक वाओ फैक्टर होना चाहिए। यानी कोई भी वो प्रोडक्ट आप देखें तो कोई रीज़न हो कि उसके अंदर एक अट्रैक्शन आ रही है, या इसके अंदर आप देख के बोलें कि यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये बड़े काम की चीज़ है और ये एक ऐसा फैक्टर है कि जो मज़ेदार है, जो इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल है। तो ये एक फैक्टर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू चूज़ एनी प्रोडक्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि ईज़ी टू कैरी होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। बड़े-बड़े अप्लायंसेस, बड़े-बड़े आइटम्स जो हेवी पैकेजिंग वाले और बल्की आइटम्स जो हो जाती हैं, उनसे अवॉइड करना है, क्योंकि वो आइटम्स जो है आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगी। यानी जितना बड़ा साइज़ होगा, जितनी बड़ी विड्थ होगी, जितने बड़ी इसका सीबीएम जिस तरह कैलकुलेट करते हैं कोरियर वाले, या जो इसका जितना वेट होगा, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉफ़िट मार्जिन होगा वो तो आपको कोरियर को पे करना पड़ जाएगा। लिहाज़ा कोशिश कीजिए कि छोटे पार्सल्स में वो पैक होके आराम से ईज़ी टू कैरी हो जाए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 ये है कि वो हाई डिमांड होना चाहिए, हाई इन डिमांड होना चाहिए। यानी उसकी डिमांड ज़्यादा हो, उसकी तलब ज़्यादा हो, और ये सब कैसे होगी?
कि वो प्रोडक्ट के अंदर इतनी अट्रैक्शन होगी, इतना यूसेज होगा उसका इंटरेस्टिंग कि उसकी डिमांड आपको नज़र आ रही होगी। अब डिमांड आप कैसे नोट करेंगे? आप गूगल पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे। अब आप जो है फ़ेसबुक की जो एड लिस्टिंग्स हैं, उसमें जाके देखेंगे कि कौन-सी एड ज़्यादा रन हो रही हैं, किस-किस ने उस एड को स्केलिंग पे लगाया हुआ है। स्केलिंग मीन्स एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ एड्स बनाना। और किसके पास ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा क्लिक्स और ज़्यादा कमेंट्स, फीडबैक्स, ये सारी चीज़ें आप एनालाइज़ करेंगे कि किसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, पब्लिक की इंटरेस्ट उसके उस प्रोडक्ट के ऊपर मिल रहा है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये डिमांड में है। अच्छा, 4th पॉइंट ये है कि बेशक डिमांड ज़्यादा है, बट कॉम्पिटिशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका कॉम्पिटिशन जो है, लो कॉम्पिटिशन होना चाहिए कि हर दूसरा बंदा उसी प्रोडक्ट को कहीं वो सेल ना कर रहा हो, और अगर सेल कर भी रहा हो, तो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस पे कोई ना सेल कर रहा हो। क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल तो ये होता है कि आप उसके ऊपर मार्जिन कमाएँ। तो अगर आपको मार्जिन नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन होगा, तो कोई अगर छोटे-छोटे मार्जिन के ऊपर आगे सेल कर रहा होगा, तो वो फिर आपके लिए सेल करना मुश्किल हो जाएगा। और आपकी प्रोडक्ट अगर हाई प्राइस पे किसी को नज़र आएगी, तो वो कंपेयर करते हैं कस्टमर्स परचेज़ करने से पहले कि दूसरा कहाँ पर कितने का मिल रहा है, तो वो फिर बेकार में आपका ब्रांड या आपकी वेबसाइट या आपका पेज जो है, उनकी नज़रों में ये होगा कि ये तो बहुत महँगा बेचते हैं। लिहाज़ा कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए। 5th पॉइंट जो है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हैं ना, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। यानी वो ठीक है कि आइटम्स ऐसी होम डेकोर की भी आती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बट अल्टीमेटली उसका कोई सॉल्यूशन भी हो कि वो किसी मकसद के तहत लगाया गया है। लेट्स सपोज़ अभी हमारे पास एक क्रिस्टल डायमंड लैंप आई हुई है, तो वो नाइट लैंप का काम करती है। होम डेकोर के अलावा, यानी खूबसूरत शोपीस के अलावा, वो उसके अंदर लैंप है जो इसका बड़ा ब्यूटीफुल एक नीचे डिस्प्ले आता है, लाइट की ब्यूटीफुल सी जो है ना वो रेज़ उसके नीचे टेबल पे पड़ती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना रहा है। और इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट है आप जो सेलेक्ट करते हैं, उसका कोई ना कोई इस तरह का यूसेज होना चाहिए कि जहाँ पर किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसमें मिल रहा हो। छठा पॉइंट ये है कि वो ईज़िली लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो। देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो प्रोडक्ट्स की कैम्पेन्स रन होती हैं ना, वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जिसको कहते हैं एज़ सीन ऑन टीवी। वो बेसिकली आपको जनरल स्टोर्स में, रिटेल आउटलेट्स पे ईज़िली या कॉमनली अवेलेबल नहीं मिलती आपको। क्योंकि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी अगरचे कि ज़्यादा पिक्चर्स ना शो की जाएँ या उसको वीडियो के फ़ॉर्म में चला के ना दिखाया जाए, तो वो बॉक्स में पड़े-पड़े या डिस्प्ले में अगर रखा हुआ है, तो वो इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है कि इसका पर्पज़ क्या है। तो ये वो वाली चीज़ें होती हैं जो कि एज़ सीन ऑन टीवी या सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा नज़र आएँगी। तो वो वाली प्रोडक्ट आप लगाइएगा ताकि वो कॉमनली अवेलेबल ना हो हर जगह पे ईज़िली। बहरहाल, आपने हमारी वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स की रेंज देखी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बट उसके अंदर ये सारे आपको पॉइंट्स नज़र आएँगे। बहरहाल, कुछ चीज़ें हमने वैसी जो वो भी लगाई हुई हैं जो जनरल पर्पज़ के लिए, डेली यूसेज के लिए, एक नॉर्मल इंसान की ज़रूरत के तहत वो बाय करता है। लेकिन उन चीज़ों के ऊपर फिर कैम्पेन्स नहीं चलाई जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ़ एक जनरल यूसेज या जनरल डिमांड या नॉर्मल यूसेज के हिसाब से होती हैं। तो वो इतनी हाई प्रॉफ़िटेबल प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं, बट हाई सेलिंग ज़रूर होती हैं। तो आपका मकसद अल्टीमेटली ये होगा कि आपको प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो, क्योंकि आपका उसमें एक्सपेंसेस लग रहा है, आप उसमें बजट डाल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी कवर होनी चाहिए। अब ये सारी जिस तरह की मैंने मिसाल दी कि ये फैक्टर्स होने चाहिए। अब लेट्स सपोज़ मैं आपको एक छोटी-सी प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि ये एक आपने देखा होगा, ये क्या है कि व्लॉगिंग किट है। आजकल बच्चा-बच्चा टिकटॉक पे वीडियोज़ बना रहा है, और अपनी व्लॉगिंग के लिए यूट्यूबर्स वगैरह जो बैठते हैं, तो उनको ये एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है कि इसके अंदर ट्राइपॉड भी है, एक स्टैंड भी है जो मोबाइल को होल्ड कर रहा है, होल्डर, प्लस ये जो लाइट लगी हुई है, एक सेल्फी की लाइट है जो आपकी फेस के ऊपर एक ब्राइटनेस पैदा करती है, या बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्राइटनेस पैदा कर देती है, जो रिंग लाइट की शक्ल में हमें अलग लगाना पड़ता है, और हमें ट्राइपॉड जो है मोबाइल को होल्ड करने के लिए वो अलग लगाना पड़ता है। प्लस इसके अंदर एक माइक भी इंक्लूडेड है, यानी एक कंप्लीट पैकेज इसमें मिल रहा है। तो ये एक वाओ फैक्टर बन जाता है कि वाओ यार, इतना छोटा-सा आइटम, और इसके अंदर एक ही डिवाइस के अंदर सारी 3-4 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बजाय इसके कि अलग-अलग यूज़ किए जाएँ। तो ये ईज़ी टू कैरी हो गया,
वाओ फैक्टर हो गया, मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है और ये हर जगह आम-ताम अवेलेबल भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सेकेंडली आपकी मैं शॉर्ट सी मिसाल दूँगा, ज़्यादा आपको प्रोडक्ट्स दिखा के आपको बोर नहीं करूँगा, बट एक आइडिया के लिए, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या आइटम्स जो हैं वो इंटरेस्टिंग कहलाती हैं। देखिए, अब ये जो एक आइटम है, ये इसके अंदर 5 रेजिस्टेंस बैंड्स होते हैं, ठीक है ना? ये रेजिस्टेंस बैंड्स आपकी बाइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए, ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज के लिए, चेस्ट की एक्सरसाइज के लिए, शोल्डर्स की एक्सरसाइज के लिए, बैक की एक्सरसाइज के लिए, स्टमक हो गया, आपकी थाइज़ हो गई, हर बॉडी पार्ट के लिए इसका डिफरेंट यूसेज आप कर सकते हैं। ईज़ी टू कैरी, कॉम्पैक्ट और छोटा-सा इसका ट्रैवलिंग बैग अंदर मिल जाएगा। आप इसको हर डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट पोजेज़, डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 5 रेजिस्टेंस बैंड्स का ये मतलब है कि अगर आपको लाइट वेट करना हो, तो लाइट वेट भी यूज़ करके आप इसके थ्रू एक्सरसाइज कर सकते हैं। जहाँ पर आपको वेट ज़्यादा करना हो, इंक्रीज़ करना हो, इसकी रेजिस्टेंस पावर को इंक्रीज़ करनी हो, तो आपने ज़्यादा उसके अंदर बैंड्स क्लिप के ज़रिए वो कनेक्ट हो जाते हैं। कहीं पर भी दीवार पे, दरवाजे पे, ज़मीन पे, कहीं पर भी उसको क्लिप करके और आपने उसके साथ एक्सरसाइज शुरू कर दी। तो ये बेहतरीन चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। 7वां पॉइंट, आपने इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि आप वो प्रोडक्ट चुनें जिसमें आपको मार्जिन अच्छा मिले। सारी कैलकुलेशन होगी, आपको अपना प्रॉफ़िट निकालना है, आपको कमाना है उसके अंदर, तो आप अगर चाहे कि ऐसी प्रोडक्ट लगाते हैं जिसमें आपकी कोई इनकम ही ना जनरेट हो, सारा कुछ एड कॉस्ट में निकल जाए, सारा कुछ कोरियर में निकल जाए, सारा कुछ आपकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में निकल जाए, पैकेजिंग में निकल जाए, तो वो फिर वर्थ इट नहीं है। तो ये सारी चीज़ कैलकुलेट कर लें कि आपका प्रॉफ़िट उसमें बच रहा है और हैंडसम प्रॉफ़िट बचना चाहिए, तो फिर आप उस प्रोडक्ट को चुनें। अच्छा, 8वां पॉइंट जो है, वो आपको ट्रेंडी प्रोडक्ट्स लगाने हैं या फिर आपको सीज़नल प्रोडक्ट। देखिए, सीज़नल प्रोडक्ट्स जो होती है ना, वो ज़्यादातर सप्लायर के लिए तो मुश्किल हो जाएँगी, क्योंकि सप्लायर तो होल्ड करेगा स्टॉक को, इन्वेंटरी को अपने पास रखेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट ब्लॉक करेगा। लेकिन आपके लिए वो इसलिए फ़ायदेमंद है क्योंकि आपने तो सिर्फ़ ड्रॉप शिपर से लेके आगे सेल करना है और उतना ही आपने लेना है जितनी आपकी आपके पास जितने ऑर्डर्स आते हैं। लिहाज़ा अपना स्टॉक, अपना इन्वेस्टमेंट उसमें ब्लॉक ना करिए। और जैसे गर्मियाँ हैं, तो छोटे-छोटे हैंडी फैन्स आते हैं और नेक फैन आते हैं और बैंड्स आते हैं जिस पे फैन लगा होता है। छोटे मिनी एसी आते हैं जो बिल्कुल पानी उसके अंदर डालें और बिल्कुल एसी टाइप की जो ठंडी हवा दे रहे होते हैं। और इसके अलावा अगरचे कि गर्मी अपना सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में छोटे-छोटे हीटर्स हैं, वो बहुत रनिंग आइटम्स होती हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ के, लो वोल्टेज के और इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे कंज़्यूमर, जिसके साथ टाइमर लगा होता है, जिसके साथ रिमोट लगा होता है, ये सारे अब जो जितने भी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो वो उसमें एक सीज़नल फैक्टर डिमांड आ जाता है, वो बहुत अच्छी सेल होती हैं। अब छोटी-सी अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ, तो भई पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास एक नलका है, जो कि इस तरफ अगर हम घुमाते हैं इसका लीवर, तो ऑटोमैटिक ये चूँकि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, तो इसका जो है ना वो इंस्टेंट विदिन 5 सेकंड्स गर्म पानी आना शुरू कर देता है। गो कि ये ठीक है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा ले रहा है, बट अल्टीमेटली 2 से 5 मिनट का यूसेज होता है। इसके बाद आपको चाहे मुँह हाथ धोना हो, चाहे वज़ू करना हो या चाहे आपने बाल्टी भरना हो, तो उसके बाद आपने उसको बंद कर दिया। जितना आपका इस्त्री होती है, समझ लें ये 2 इस्त्री जितना वोल्टेज ले लेता है। तो इसके अंदर एक वाओ फैक्टर क्या है कि वो ना तो आपका पूरा टैंक जो है उसको कंटिन्यूअस गर्म कर रहा होता है, ना ही ये जो कोई गैस की कंज़म्पशन कर रहा होता है, ना ही ये जो है वो कोई स्टोरेज वग़ैरह या कोई इस तरह की चीज़, इंस्टेंट गरम देगा, कोई टाइम नहीं लगाएगा और सिर्फ़ उतने ही टाइम आपने चलाना है जितने टाइम आपको गर्म पानी चाहिए। अदरवाइज़ आप लीवर को वापस राइट हैंड पे कर दें, तो नॉर्मल जो नलके का पानी होगा वो आना शुरू हो जाएगा। बेइंतहा ज़्यादा डिमांड, क्योंकि आजकल वैसे भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है और गीज़र आपके बंद हो जाते हैं। पानी गर्म करने का और कोई हल नहीं होता, सुबह-सुबह वज़ू करना हो या सुबह अर्ली मॉर्निंग विंटर्स के दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो वो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन इस किस्म की आइटम्स की। तो इस तरह की जो सीज़नल आइटम्स होती हैं, उसमें आप बहुत शॉर्ट टाइम में और बहुत अच्छा प्रॉफ़िट गेन कर सकते हैं। 9वां पॉइंट ये है कि आप उन आइटम्स को लीजिए जिनकी आपके पास क्रिएटिव्स भी हों या जिनकी आपके पास पिक्चर्स भी ज़्यादा हों। क्योंकि देखें, अल्टीमेटली जब ये आपसे कोई परचेज़ कर रहा होता है ना, तो ना तो वो प्रोडक्ट को देख सकता है, ना वो फ़ील कर सकता है, ना वो टच कर सकता है, क्योंकि उसके सामने वो प्रोडक्ट नहीं है।
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ैसला उसी बेस पे करता है जो आप उसको पिक्चर्स के थ्रू दिखा रहे होते हैं या फिर वीडियो क्रिएटिव्स के थ्रू दिखा रहे होते हैं। तो वो चीज़ें आपके पास बेहतरीन होनी चाहिए और अगर उसकी बुनियाद पे आपको लगता है कि ये अट्रैक्टिव हो रही हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी इमेजेस और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको अंडरस्टैंडिंग मटेरियल हो, तो उस प्रोडक्ट को आप ज़रूर लीजिए। नेट से सारी पिक्चर्स अवेलेबल हो मिल जाती हैं, यूट्यूब से क्रिएटिव्स और उसकी शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाती हैं। फेसबुक एड लिस्टिंग्स पे जाएँगे तो वहाँ पर जितने कॉम्पिटिटर्स आपके हैं या जितने भी इस तरह की एड्स चलाने वाले होते हैं, उनके क्रिएटिव्स भी आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएँगे वहाँ से आसानी से। तो वो उनको आप डाउनलोड करके उसको रन कीजिए। लेकिन अगर क्रिएटिव्स अच्छे नहीं हैं, पिक्चर्स अच्छी नहीं है, तो चाहे प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे, वो अट्रैक्शन पैदा नहीं हो सकती है। और 10th पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है, कि देखिए कोई भी आइटम आपने हंट कर ली, आपने सेलेक्ट कर ली, चॉइस कर ली, आपने फाइनल कर ली, लेकिन आपके पास अगर उसका रिलायबल सप्लायर नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट है। तो आपके पास उसका रिलायबल सप्लायर होना चाहिए, जो प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज़ भी अच्छी दे रहा हो, प्राइस वाइज़ भी अच्छी दे रहा हो और कोई भी चीज़ डैमेज की, ब्रेकेज की, यानी हर उस चीज़ की ज़िम्मेदारी या उतना क्रेडिबल सप्लायर हो कि वो मतलब इस तरह की कोई शिकायत या कंप्लेन आने की नौबत ना दे। कई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें रेप्लिकाज़ आते हैं, कॉपीज़ आती हैं, जिसको अक्सर आपने सुना होगा कि ये फर्स्ट कॉपी है, ये सेकंड कॉपी है, ये थर्ड कॉपी है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा सस्ते के चक्कर में आप जो है ना वो थर्ड कॉपी या बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो क्वालिटी वाली आइटम्स ना लें, क्योंकि उससे फिर आपके कस्टमर्स को कंप्लेन ही रहेंगी, इश्यूज़ ही रहेंगे, रिटर्न्स रेशियो आपका बढ़ जाएगा, बैड कमेंट्स, नेगेटिव फीडबैक्स आपका बिज़नेस ख़राब कर देगा। तो इन सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और अब हम आते हैं कौन-सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। तो उसमें नंबर 1 पॉइंट ये है कि हमें कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट करनी है जिसका मार्जिन लो हो। देखिए आपका एक बजट लगना है जिसकी कॉस्ट आपने पे करनी है फेसबुक के अंदर या इंस्टाग्राम के अंदर या टिकटॉक के अंदर। तो अगर आपका मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है कि आप प्रोडक्ट की कॉस्ट, पैकेजिंग की कॉस्ट, आपकी एड की कॉस्ट, आपकी कोरियर की कॉस्ट, ये चारों कैलकुलेशंस करने के बाद अगर आपको मार्जिन इतना सफिशिएंट नहीं मिल रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो लो प्रॉफिट मार्जिन वाली आइटम्स की तरफ ना जाएँ। अदरवाइज़ कुछ आइटमें बाज़ दफ़ा ऐसी आ जाती हैं कि जो लो प्राइस वाली तो होती हैं, लेकिन आपको उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन वो बहुत कम ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं, लिहाज़ा उस प्रोडक्ट की तरफ जाएँ जहाँ पर आपको मार्जिन ज़्यादा मिले। नंबर 2, हेवी या बल्की प्रोडक्ट्स की तरफ ना जाएँ, क्योंकि वो आपके लिए रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाएगा, आपके लिए कॉस्टली भी हो जाएगा और अगरचे के रिटर्न्स या किसी भी कैंसलेशन की वजह से वो आपके पास वापस आता है, तो कहीं न कहीं से वो कुछ न कुछ जो है वो आपके रफ़ कंडीशन में आपको मिलेगा। क्योंकि कोरियर वाले चाहे आप कितना भी फ्रेजाइल का स्टिकर लगा लें, चाहे आप कितनी भी इंस्ट्रक्शंस दे दें उनको कि आपने हैंडल विथ केयर करना है। ये हमारा बड़ा तल्ख़ तजुर्बा रहा है कि जब वो रिटर्न आते हैं तो प्रोडक्ट की जो ओरिजिनल कंडीशन होती है पैकेजिंग की, उसकी अपनी बॉक्स की, उसकी अपनी जो एक फ्रेश एक पीस में हम लोग भेजते हैं जिस तरह, तो जब वो आता है तो उस कंडीशन में रिटर्न नहीं होता है। और जब बल्की प्रोडक्ट होगी, जब हैवी प्रोडक्ट होगी तो वो बिल्कुल ही बिखर चुकी होती है उसकी पैकिंग और आपको वो कॉस्टली पड़ जाएगी उसका रिटर्न्स वगैरह, क्योंकि वो जितनी बड़ी होती है उतना उस आपको वो महँगा पड़ता है उसका कोरियर चार्जेस और रिटर्न्स के चक्कर में फिर आपका वेस्ट गया वो सारा आपकी जेब से जाएगा लॉस। थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे कि आपको बताया कि हैवी और बल्की ना हो, सिमिलरली फ्रेजाइल और सेंसिटिव प्रोडक्ट भी ना हो। देखिए फ्रेजाइल होगी, शीशा लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ है जो ब्रेकेबल है, तो अगेन ये है कि अगरचे के उनकी मिसहैंडलिंग की वजह से वो टूट जाती है रास्ते में ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब वो मिस्टेक हो सकता है कि कोरियर के राइडर की हो या हो सकता है कि ड्यूरिंग वो जब लोड करते हैं, जब स्टफिंग कर रहे होते हैं, तो वो जिस तरह धक्के दे-दे के और गाड़ी को भर रहे होते हैं या जिस तरह उठा-उठा के उटक-पटक कर रहे होते हैं बोरों को, तो वो सारी हमारी नज़रों से जो चीज़ें गुज़री हैं और फिर हमारा एक्सपीरियंस बड़ा इस मामले में तल्ख़ रहा है कि जब चीज़ या तो कस्टमर के पास पहुँची या फिर जब हमारे पास रिटर्न आई, तो वो टूट चुकी होती हैं। तो बेहतर है कि ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाया ही ना जाए जहाँ पे टूटने का ख़तरा हो या जहाँ पे वो कोई डैमेज किसी किस्म का भी डैमेजेस का, क्रैक्स का, इस तरह की चीज़ों का ख़तरा हो तो उससे आप अवॉइड कीजिए। अननेसेसरी लॉस पड़ जाता है फिर। चौथा ये
कि कोई भी ऐसी आइटम ना रखें जो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर रही हो। कई ऐसी आइटम हैं जो बेमकसद होती हैं, उसका मतलब ठीक है, कोई लुक अच्छा होगा, इम्प्रेशन अच्छा होगा, उसको आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि ये बड़ी डिमांडिंग आइटम होगी। बट अगर वो किसी मकसद के तहत नहीं है, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तो बेहतर ये है कि उसको अवॉइड किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही हो, वो हर किसी को अच्छी लगी। हाँ, ये भी चीज़ है कि जो आपको बुरी लग रही हो, वो बाज़ दफ़ा कस्टमर्स को बहुत अच्छी लग रही होती है। लेकिन हमें कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख के उनको की फैक्टर्स हैं, उनको रख के चलना होगा, तो फिर हमारी कामयाबी के जो है ना परसेंटेज बढ़ जाता है। 5वाँ पॉइंट कि सप्लायर अगर आपका रिलायबल नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट उन कोई भी ऐसी प्रोडक्ट ना लगाएँ। यानी अगर आपके पास कोई बैक नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग सेलर नहीं है, यानी अगर हो सकता है कि आप किसी फैक्ट्री से माल ले रहे हैं, तो एटलीस्ट उनसे इतनी कमिटमेंट करवा लीजिएगा कि जो भी हमारे पास कंप्लेंट्स या इश्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ हमारे पास सामने आती है, तो आप इतना तो रिस्पॉन्सिबल रहिएगा कि हम जब आपको रिटर्न्स लेते हैं, तो आप वो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। या फिर आपको आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप उनसे ले रहे हैं, वो नंबर 1 हो, ताकि किसी भी किस्म की कोई कंप्लेंट ना आए। अदरवाइज़ जब कस्टमर आपको ऑर्डर दे रहा है, वो अपना पैसा लगा रहा है, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, फिर बाद में जब कंप्लेन आती है तो कस्टमर भी डिस्ट्रैक्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है उसको, फिर वो रिटर्न्स का और ये सारा चक्कर जो होता है आपके लिए भी लॉस, उसके लिए भी लॉस, कस्टमर इस तरह ख़राब होता है, आपका पोर्टफोलियो छोटा होगा, इससे बढ़ेगा नहीं। सेलर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। सेलर का सिर्फ़ यही नहीं है कि वो प्राइस अच्छी दे रहा हो, सेलर का ज़रूरी है कि वो आपको सपोर्ट भी दे रहा हो, आपसे सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी भी ले रहा हो। तो प्राइस तो बहरहाल मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बट ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। सप्लायर बेशक एक रखें, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे सप्लायर से आप डील करें। सप्लायर एक हो, अंडर वन रूफ उसके पास सारी प्रोडक्ट्स हों, आप कॉन्फिडेंट हैं कि उसकी प्राइस अच्छी है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी सर्विस अच्छी है, तो आपका फ़ोकस फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स की तरफ होना चाहिए। बजाय इसके कि आप सप्लायर से हैज़ल्स लें, उनसे अलग किस्म की डीलिंग्स रखें, उनसे अलग भुगतें, कहीं पर कुछ रिज़ल्ट आपको मिल रहा हो, कहीं से कोई चीज़ आपको इम्पोज़ की जा रही हो या कहीं पे कुछ चीज़ें आपको फ़ेस करनी चाहिए, वो ट्रबल्स और वो टेंशन्स को फ़ेस करने से ज़्यादा बेहतर है कि किसी एक सप्लायर को चुन लें और वो ज आपके सारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो और आपको वो ड्रॉप शिपिंग की फैसिलिटी भी दे रहा हो ताकि आप एक ही जगह कंसंट्रेशन और फ़ोकस करके अपनी मार्केटिंग और सेल्स पे तवज्जो रखें, बाकी सारी चीज़ें उसके ऊपर छोड़ दें। छठा पॉइंट ये है कि देखिए कोई भी ऐसी आइटम पे काम ना करें जिसकी क्वांटिटी लिमिटेड हो। क्योंकि इतनी एनालिसिस आप कर रहे हैं, इतना रिसर्च कर रहे हैं, इतनी स्टडी कर रहे हैं, इतना आप फैक्टर्स को देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मीट अप हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जब आप ऐड रन करेंगे और जब आपको ऑर्डर्स आना शुरू होंगे, तो आप फ़ायदा नहीं है कि अगर वो लिमिटेड क्वांटिटी है तो आप स्केलिंग की तरफ ही नहीं जा सकेंगे। जब आपका असल कमाने का टाइम होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आने की तवक्को होगी और पीछे से क्वांटिटी ख़त्म हो चुकी होगी, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट्स की लगाने का या कैंपेन्स रन करने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। लिहाज़ा हम भी आपको हमेशा यही कहते हैं कि जब किसी आइटम पे आपने कैंपेन रन करनी हो, तो लाज़िम एक दफ़ा फ़ोन करके पूछ लीजिएगा क्योंकि देखिए 3000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अब कोई प्रोडक्ट ऐसी भी है कि जिसमें हमारे पास सिर्फ़ 6-8 पीसेज़ लेफ्ट हैं और बाकी फिर पीछे भी ख़त्म है, ना आने का कोई हमारे पास इसकी कन्फर्मेशन है कि नेक्स्ट कब इसका स्टॉक आएगा। लेट्स सपोज़ आपने अगर उसको उसके ऊपर कैंपेन चला दी, बगैर पूछे, बगैर कन्फर्म किए और आपके पास 25-50 पीस का ऑर्डर आ गया, पहले ही दिन, दूसरे तीसरे दिन तो इंशाल्लाह फिर मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा सकता है, बट पहले ही दिन आपके पास अब वो मज़ीद भी आने थे बट आप ना इस ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सके, ना आप मज़ीद भी अपने आने वाले ऑर्डर्स का भी आपने लॉस कर दिया। आपने इतनी मेहनत से प्रोडक्ट हंट की, इसके ऊपर वर्किंग की, इसके ऊपर बजट डाला, सब कुछ किया। तो एक तो ये है कि आप पहले कन्फर्म लाज़िम कर लीजिए, चाहे आपका जो भी सेलर हो, कि आपके पास उसकी लिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं है। अगर कैंपेन रन करनी है तो सेलर को पता है कि कैंपेन रन करने पर कितनी क्वांटिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। अगर वो आपको गो अहेड कर रहा है, ग्रीन सिग्नल दे रहा है, तो फिर आप उसके ऊपर कैंपेन चलाइए। तो कोशिश कीजिए कि लिमिटेड क्वांटिटी वाली आइटम्स के ऊपर जो है वो आप ना जाएँ। 7वाँ पॉइंट ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लो मार्जिन वाली प्रोडक्ट पे नहीं काम करना है, लो क्वांटिटी वाली प्रोडक्ट पे आपने काम नहीं करना है। इसी तरह लो क्वालिटी वाली आइटम पे भी आप बिल्कुल ना काम करिएगा। चाहे आपको उसके ऊपर मार्जिन क्यों ही ना कितना अच्छा मिल रहा हो, चाहे आपको क्यों ना लगे कि इसकी ज़्यादा डिमांड हो या चाहे आपको कितना ही अच्छा इसका जो है ना वो लगे कि इसकी मैं बहुत ज़्यादा सेल कर सकूँगा।
आपको ये नुकसान ही देगा। लो क्वालिटी कस्टमर की सैटिस्फैक्शन नहीं होगी, तो वो दोबारा मुड़ के आपके पास से नहीं लेगा। आपने वन टाइम बिज़नेस का नहीं सोचना है। हमेशा जो भी आप सोचें, इन द लॉन्ग रन सोचें कि आपने ये वन टाइम बिज़नेस नहीं करना है, आपने अपने उन कस्टमर्स को परमानेंट और रेगुलर कस्टमर बनाना है। तो परमानेंट और रेगुलर कस्टमर बनाने के लिए आपको आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की नंबर 1 बेस्ट देनी पड़ेगी, प्राइस नंबर 2 बेस्ट देनी पड़ेगी और फिर सर्विस आपकी बेस्ट देनी पड़ेगी। कस्टमर इंटरैक्शन, कॉल पे राब्ता रहना, टच में रहना, अपडेट्स देते रहना, न्यू प्रोडक्ट्स आपने अपने बताते रहना। ये सारी चीज़ें जब ही वर्केबल होंगी जब आपकी प्रोडक्ट से वो सैटिस्फाई होगा, प्राइस से भी सैटिस्फाई होगा। तो लो क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना रखिएगा। आप अपनी तसल्ली कीजिएगा कि प्रोडक्ट जो भी आप ले रहे हैं वो क्वालिटी में अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। 8वाँ पॉइंट ये है कि देखिए जिस प्रोडक्ट में भी वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं ना, वो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल का बायस बन सकती है। हम लोगों ने भी यही कोशिश की है कि वो प्रोडक्ट्स रखें ही ना ज़्यादातर, क्योंकि उसमें चूँकि हम लोगों के पास एक वसी तादाद में हमारे पार्टनर्स हैं जिनको हमने अपडेट देनी होती है कि आज इस प्रोडक्ट की ये प्राइस हो गई या आज इस प्रोडक्ट का स्टॉक ख़त्म हो गया या इन हो गया। तो अगरचे कि ज़्यादा वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट होती हैं, यानी एक ही आइटम के अंदर 8-8 कलर्स हैं, 6-6 साइज़ेज़ हैं, तो हमें जब अगर लेट्स सपोज़ रेड कलर के अंदर स्मॉल का साइज़ ख़त्म हो गया, तो हमें सारे पार्टनर्स को बताना पड़ता है कि भई स्मॉल साइज़ इस रेड कलर में ख़त्म हो गया। फिर हम बताएँगे कि ब्लू कलर में मीडियम का साइज़ ख़त्म हो गया। तो इस तरह करते-करते क्योंकि 8 कलर्स और 5-6 साइज़ेज़, तो वो एसकेयू इतने बन जाते हैं कि उस एसकेयू की बार-बार नोटिफ़िकेशन देना और उन लोगों के पास भी नोटिफ़िकेशन जाएगी जिन्होंने ये प्रोडक्ट लगाई नहीं है। तो उनके लिए ये फिर बाज़ दफ़ा इरिटेटिंग हो जाती है कि जब हमने प्रोडक्ट नहीं लगाई है तो कभी ये बंद करवा रहे हैं, कभी ये ऑन करवा रहे हैं, क्योंकि नोटिफ़िकेशन देना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने अगर कहीं उसको लिस्ट किया हुआ और आपको ऑर्डर आ जाएगा तो फिर हम उसको फुलफ़िल ना कर सकें। तो हमने वो टेलीग्राम के चैनल्स और व्हाट्सएप के कम्युनिटी ग्रुप्स इसी पर्पज़ से लगाए हुए हैं ताकि कोई भी चीज़ हमारे पास इन होती है, आउट होती है या प्राइस अप या डाउन होती है तो हम उसको नोटिफ़ाई कर सकें। इवन कि न्यू अराइवल्स का भी हम नोटिफ़िकेशन वहाँ पे देते रहते हैं। तो फिर उसकी उस सूरत में जहाँ पर कि प्रोडक्ट्स की वेरिएशन ज़्यादा होती हैं, या तो एक तो नोटिफ़िकेशंस की भरमार हो जाती है। सेकंडली ये है कि हर कलर के अंदर, हर साइज़ के अंदर स्टॉक मेंटेन नहीं किया जा सकता है। लिहाज़ा कोशिश कीजिए कि उस आइटम को हंट ना करें जिसमें वेरिएशन ज़्यादा हों। ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें गारमेंट्स में या फिर फुटवियर में ज़्यादातर ऑप्शंस कलर्स के और साइज़ेज़ के उसमें होते हैं। तो बहरहाल फ़ास्ट रनिंग है, हाई डिमांड है, बट अल्टीमेटली अगर वो आप पूरा ना कर सकें या कस्टमर को उस वक़्त जो ऑर्डर देना हो वो आपके पास अवेलेबल ना हो, तो फिर आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि आपने फुलफ़िल ना किया और आपका एड बजट या एड कॉस्ट तो अपनी जगह चल रही होती है। 9th पॉइंट ये है कि उन आइटम्स को भी ना यूज़ करें, ना हंट करें जो कस्टमाइज़्ड होती हैं या मेड ऑन ऑर्डर बेसिस होती हैं। यानी गो के उसकी डिमांड ज़्यादा है। मैं उस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा। बट देखें अगर किसी ने कोई लॉकेट बना दिया अपने नाम से या कोई फ्रेम बना ली अपने नाम से या कोई टी-शर्ट प्रिंट करा ली अपनी फ़ोटो देके या कोई मग के ऊपर या पेन के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई नाम प्रिंट कराया, फ़ोटो प्रिंट कराया, कुछ लिखवाया, कुछ कटवा के, कुछ डिज़ाइन बना के, कुछ पेस्ट करवा के आपने बना दिया। अब अगर उसको पसंद ना आया, तो आप रिटर्न लेके क्या करेंगे उसके नाम वाला आइटम? अगरचे कि उसका मूड चेंज हो गया और उसने ऑर्डर ना एक्सेप्ट किया, तो आप क्या करेंगे वो कस्टमाइज़ किया हुआ आइटम? अगरचे कि उसको आप टाइमली डिलीवर कर सके क्योंकि आपके पास पॉसिबल नहीं था, आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा थे या आप जहाँ से बनवा रहे थे उसके पास जो है वो अरेंजमेंट नहीं था, तो वो डिले हो गया, तो डिले फैक्टर में अगेन बन तो जाएगा लेकिन फिर कस्टमर ने आपको बाद में बोलना है कि अब मुझे नहीं चाहिए। तो ये कई फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पर कैंसलेशंस या रिटर्न्स अगर होते हैं, तो आप ईज़िली दूसरे किसी को सेल नहीं कर सकेंगे। और ऐसी सूरत में हर कस्टमर चूँकि यहाँ पर पाकिस्तान में 90 टू 95% जो है वो इस तरह के जो ई-कॉमर्स बेस्ड सेल्स होती हैं वो सीओडी बेसिस ही होती हैं, यानी कैश ऑन डिलीवरी बेसिस पे ही होती हैं। तो ये भी इस पे भी यही एक्सपेक्ट करता है कस्टमर कि हमारे पास जब हमारे आइटम आएगा, तो हम कोरियर वाले को पे कर देंगे। तो उसमें फैक्टर इंक्रीज़ हो जाता है, रिस्क फैक्टर कि ये कभी भी एनी मोमेंट ये कैंसल हो सकता है। वो फिर आपके लिए बेमकसद हो जाएगी आइटम जो कि मेड ऑन ऑर्डर बेसिस या कस्टमाइज़्ड बनी होती है तो। और 10th लास्ट पॉइंट ये है कि उन आइटम्स को भी हंट ना कीजिए जो कि ओवरली कॉम्प्लिकेटेड हों या बहुत ज़्यादा जिसको समझाना पड़े।
कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ गैजेट्स होते हैं, कि गैजेट्स की बहुत हाई डिमांड है और गैजेट्स का यूसेज भी बहुत ज़बरदस्त है और इसकी जो है हाईएस्ट इस वक़्त सेलिंग उसमें आती हैं प्रोडक्ट्स में। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी टेक्निकल नो हाउ या उसको मैच करना या उसको पेयर करना या उसको कनेक्ट करना या उसकी टेक्निकलिटीज़ या उसके यूसेज या उसको किस तरह से जो है वो सेटिंग्स में जाके कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करना है। तो आपको बाज़ दफ़ा कस्टमर आपसे ले लेता है वो चीज़, लेकिन वो उसको फिर सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है और हर कोई इतना ईज़िली सपोर्ट समझ नहीं पाता है। यानी आप बता कुछ रहे होंगे, समझाना कुछ और चाह रहे होंगे और वो समझ नहीं पा रहा होगा, तो वो आपको यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप यहाँ पर आके उसको वो सर्विस प्रोवाइड करें, जो कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा वो प्रैक्टिकली। लिहाज़ा इस तरह की जो आइटम्स होती हैं, जिसमें आपको टेक्निकली चीज़ें समझानी पड़ती हैं, सेटिंग्स, अरेंजमेंट्स, इसकी तरीका इस्तेमाल जिसको कहते हैं, नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, तो उसमें फिर जो है ना आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। तो बेहतर ये है कि जिसका ये चीज़ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उनको भी अवॉइड किया जाए। तो आइटम्स तो ख़ैर बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी मैं मिसाल आपको दे सकता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी और प्रोडक्ट हंटिंग के लिहाज़ से बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम अपनी वेबसाइट पे जो हमने प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं, वो मोस्टली इसी तरीके से हम अपना क्राइटेरिया रख के चलते हैं कि जहाँ पर ये सारे फैक्टर्स मीट करते हों। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हमें कस्टमर डिमांड के हिसाब से लगानी पड़ती हैं कि जो कि नॉर्मल यूसेज के हिसाब से भी होती हैं, तो उनके ऊपर आप बेशक एड्स वगैरह कैम्पेन्स ना चलाइए। अब जो लास्ट फैक्टर आता है, कि प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद जो मेन चीज़ आती है वो है प्रोडक्ट टेस्टिंग। किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग जो है वो आपकी हंटिंग के बाद वाला स्टेप है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने उसको टेस्ट नहीं किया सही तरीके से तो आपका लॉस करने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। टेस्ट करने के लिए आप एटलीस्ट 3 से 5 प्रोडक्ट्स को हंट करें, सेलेक्ट करें, फिर उसको आप रन करें। एक लिमिटेड बजट रख के आप उन 5 प्रोडक्ट्स को लेट्स सपोज़ 3, 4 या 5 आपने जो सेलेक्ट किए हैं, उनको रन करें। उनको ऊपर एक छोटा-सा बजट लगा के चेक करें कि कौन आपको वो रिज़ल्ट दे रहा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जिसमें सारे आपके एक्सपेंसेस कवर हो रहे हैं, जिसमें आपको प्रॉफ़िट मार्जिन भी ज़्यादा मिल रहा है, ऐड कॉस्ट जिस पे कम बैठ रही हो। वो उन प्रोडक्ट्स के बाद जब भी जो आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हों, उनको आप उन बजट ज़्यादा डाल के उनको कंटिन्यू रखें। अदरवाइज़ जो आपके टेस्ट में समझ लें कि फ़ेल हो जाए, यानी 1, 2 से 3 दिन आपने चला के देख लिया, अगर वो आपके टेस्ट में फ़ेल हो गया, आपको कोई रिज़ल्ट नहीं दे रहे, तो उसको फिर आप ऑफ कर दें। वो आपके लिए नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि उस प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है। यही प्रोडक्ट आप देखेंगे कि दूसरे लोग उसको चला रहे होंगे। लेकिन अल्टीमेटली देखें, हर बंदे का अपना-अपना एक 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 फैक्टर होता है, एक चलाने का एक तरीका है और होती है कि जिसमें वो इंटरेस्ट सेलेक्ट कर रहा होता है, जिसमें वो बिहेवियर सेलेक्ट कर रहा होता है, जिसमें वो डेमोग्राफिक्स रीजन को सेलेक्ट कर रहा होता है, जिसमें वो एज ग्रुप, जेंडर ग्रुप, ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा होता है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ वो लैग कर जाता है, जहाँ पर जिसकी वजह से वो ऐड उसकी रन नहीं कर पाई। लिहाज़ा उसकी डेप्थ में जाने से बेहतर है कि आप उसको वहीं पे क्लोज़ कर दें। आपके पास प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको टेस्ट एंड ट्राई कर लें। बजाय इसके कि उसी प्रोडक्ट के पीछे लग के और अपना बजट मज़ीद ख़राब करें। आपसे वो अगर वो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा रेशो, आप स्विच कर जाएँ, दूसरी प्रोडक्ट को टेस्ट कर लें। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स को आप टेस्ट करेंगे, उतने ज़्यादा आपके विनिंग प्रोडक्ट्स उसमें से निकलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। एक टाइम आएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स होंगे और वो बैक वक़्त चल रहे होंगे और आपके ऑर्डर्स भरमार होगी आपके पास और आपके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टेस्टिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आपने खुला नहीं छोड़ देना है, वरना अदरवाइज़ आपने लॉस उसको जो है ना लॉस में चले जाएँगे। तो उम्मीद है जी इंशाल्लाह ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मैं आपको इस तरह के और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना के लेके आऊँ, जो कि मेरे लिए मजबूरी बन गई क्योंकि अक्सर आपके सवालात इस नौइयत के होते हैं कि मैं सोचता हूँ कि चलो इसके ऊपर भी एक शॉर्ट सी वीडियो बना के मैं ले आऊँगा। तो इंशाल्लाह 2-3 और टॉपिक्स हमारे पेंडिंग में है, जो कि बहुत जल्द उसकी वीडियो अनकरीब आएगी। तो आपको भी अगर कोई इस तरह का सवाल है या जिस पे आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डिटेल में बात की जाए, तो मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप करके या हमारे पास जो भी आपका ज़रिया है व्हाट्सएप वगैरह पे कम्युनिकेट करके, ईमेल करके, जहाँ पर भी तो आप हमें बताइएगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी आपके लिए एक वीडियो बना देंगे और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह टॉपिक्स मैं लाता रहूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका बिज़नेस ग्रो हो और आप इंशाल्लाह सक्सेस हासिल करें। बहुत-बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।